Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome in class of English of first year from Paradise College, Chakagad. बच्चों, हमारा जो फॉलोइंग लेसन है, lesson number 10, named A Mild Attack of Locusts. And as you know that we have discussed biography and summary first in previous lectures. थोड़ी सी हमने साथ में ट्रांसलेशन भी पढ़ी थी, बायोग्राफी और समरी तो हमने की ही थी, as you know that पिछले लेक्चर में। तो आज हम नेक्स्ट ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे। पहला एक पैरा ही रीड आउट किया था हमने, पेज नंबर है बुक का 62। आज हम सेकंड पैराग्राफ से अपनी ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो कंसंट्रेट ऑन योर बुक्स। आई एम गोना टू स्टार्ट माय लेक्चर। एंड ऑफ दे रेन अगेन, और वो दोबारा से भाग खड़े हुए। अब इस बात से क्या अंदाजा होता है, फ्लैशबैक में चलते हैं थोड़ा सा पीछे। बात क्या हुई थी? बात ये हो रही थी कि लोग देखते ही देखते, लोगों के देखते देखते क्या होता है कि पहाड़ियों की तरफ से, माउंटेन्स से क्या है, एक रस्ट कलर की स्ट्रीक पट्टी चलती नजर आ रही है, जो कि क्या थी, ये लोकस्ट थी। लोकस्ट टिड्डियां थी जो कि फार्म्स मतलब खेतों, फील्ड्स में हमला करने के लिए आ रही थी। लोगों में हलचल मच जाती है, वो इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। साथ में क्या पुकारते हैं, लुक लुक देयर दे आर, देखो देखो वो है ये, मतलब वहां आ रही हैं। मार्गरेट जो हमारा यहाँ पे हमारी जो मेन कैरेक्टर है, जो फीमेल है, फार्मर है, ऑनर है फील्ड्स की, तो वो भी लोगों के साथ जो है वो क्या देखती है, पहाड़ियों की तरफ देखती है, जहां से वो रस्ट कलर की मतलब मस्टर्ड कलर की वो जो टिड्डियां थी वो चली आ रही थी। तो रिचर्ड और स्टीफन जो के लीडिंग साथ में फार्मर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो सबको बुलाना, मजदूरों को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, सर्वेंट्स को, और उनको ऑर्डर्स देते हैं फर्दर। एक जो है वो क्या करता है, हल्का भाला बजाता है सबको इकट्ठे करने के लिए, ठीक है। और इस तरह से वो एक जो है वो टीन कैन्स वगैरह जो है वो इकट्ठे करता है घंटियों की आवाज पता करने के लिए, ऐसा ही है ना। और उनको ऑर्डर दे रहे होते हैं वो स्टीफन और रिचर्ड के, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। तो पहले वो घर में सहन में इकट्ठे होते हैं, स्टीफन और रिचर्ड के ऑर्डर्स सुनते हैं, और अब देखे आगे, एंड ऑफ द रेन अगेन, और वो दोबारा से भाग खड़े हुए। मतलब पहले भाग इधर उधर भाग रहे थे कि अब जल्दी करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, फिर वो स्टीफन और रिचर्ड उनको कोर्टयार्ड में मतलब सेन में बुलाते हैं, वहां पे ऑर्डर सुनते हैं, दोबारा से भागते हैं। अब ऑफ द रेन ये क्या है, ये दोबारा से इन्वर्जन है बच्चों, मतलब इन्वर्स किया गया है, जहां पे ये आना था बेसिकली एंड दे रेन ऑफ अगेन, ठीक है। तो अब इसको इन्वर्स कर लिया गया है इस रूल को। द टू वाइट मैन विद देम, उनके साथ दो गोरे आदमी भी थे, या फिर दो गोरे भी थे, अंग्रेज जिनको कहते हैं, दो अंग्रेज भी थे। एज यू नो दैट, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अफ्रीकन उसकी जो है वो शॉर्ट स्टोरीज की कलेक्शंस में से है, अफ्रीकन स्टोरी है। तो इसमें से दो जो है वो व्हाइट मैन उनके साथ थे, मीन उनके एरिया में दो अंग्रेज आए हुए थे, वो भी उनके साथ थे। इन अ फ्यू मिनट्स, चंद लम्हों में, मार्गरेट कुड सी, मार्गरेट देख सकती थी, द स्मोक ऑफ फाइट्स, आग का धुआं, राइजिंग फ्रॉम ऑल अराउंड द फार्मलैंड्स, खेतों में से उड़ते हुए धुएं को वो देख सकती थी। कहता है और वो दोबारा भाग खड़े हुए, दो गोरे भी उनके साथ थे, और चंद ही लम्हों में मार्गरेट खेतों के हर तरफ आग का धुआं उड़ते हुए देख सकती थी। फार्मलैंड्स बच्चे कहते हैं फील्ड्स को। पाइल्स, पाइल्स मतलब हीप, बंडल, ढेर ऑफ वुड, लकड़ी के ढेर, एंड ग्रास, और घास, हैड बीन प्रिपेयर्ड, वहां पे क्या की गई थी, उसका तयन किया गया था, या फिर वहां पे अरेंज की गई थी, प्रिपेयर तैयार किए जा चुके थे। देर वहां पे हैड बीन है तो मतलब जा चुके थे। ये कौन सा टेंस है, हैड बीन, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है जिसका फॉर्मूला है हैड। हैड प्रिपेयर्ड होता तो बीन यहाँ पे इंफोसिस के लिए, मतलब तब तक वहां पे हो चुका था, वो जो काम है आपका वो उस पे इंफोसिस जोर दिया जा रहा है कि वहां पे तब तक काम हो चुका था, ठीक है ना। तो अगर ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस होता तो वहां पे ये हैड बीन है, साथ में ये आईएनजी वाली फॉर्म होती, साथ में सिंस या फॉर भी होता। तो ये हम सिंपली इसको बोल सकते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। आगे देखें, देयर वर 7 पैचेस, कहता है कि लकड़ी, वहां लकड़ी और घास के ढेर लगाए जा चुके थे। देयर वर 7 पैचेस, पैचेस कहते हैं किताब को, वो जो
मतलब उनके हिस्से कर लिए गए थे, डिवाइड कर लिया गया था, प्लॉट एरिया को डिवाइड कर लिया गया था। खिताब ऑफ बेड सॉइल, बेड का मतलब है बच्चे ये ऐसी जमीन होती है जिसे खाली जमीन हम कहते हैं, जहाँ पे हल्का हल्का सब्जा उगा होता है लेकिन नीचे से जमीन भी नजर आ रही होती है। जब आपको पता है जब ये न्यूली फसलें उगाते हैं हम, गंदम की लगा लें या गेहूं की फसल, तो जब अभी स्टार्ट पे छोटी छोटी कोंपलें निकली हो तो नीचे से हमें जो जमीन है, खेत है, वो भी नजर आ रही हो। ठीक है, तो कहता है कि वहां पे नजर आने वाली जमीन के 7 किताब थे, येलो कलर एंड पिंक, और वहां पे कॉम्प्ले किस कलर की थी देखें जरा, येलो, पीली और गुलाबी कॉम्प्ले, वेयर द न्यू मिलीज वर जस्ट शोइंग। कहता है कि अभी अभी मकई की कॉम्प्ले दिखाई दे रही थी, पीली और गुलाबी मकई की कॉम्प्ले अभी अभी दिखाई दे रही थी। अभी अभी का मतलब है कि ये रिसेंटली ही जमीन से फूटी है, अभी ये बिल्कुल ताजा है, फ्रेश है। ठीक है, वहां 7 की तात ऐसे थे जहां जमीन नजर आ रही थी, उनकी रंगत पीली और गुलाबी थी, जहां अभी अभी मकई की कोंपलें दिखाई देने लगी थी। अभी अभी का मतलब मैंने आपको पहले बताया कि इन इन केस के रिसेंटली, वेरी रिसेंटली यहाँ पे जो है वो कोंपलें फूटी, अभी यूं कह लें कि 1-2 दिन पहले ही। मेकिंग अ फिल्म ऑफ ब्राइट ग्रीन, और वहां पे एक जो है वो चमकदार हरे रंग की एक फिल्म बना रही थी। फिल्म का मतलब है एक मंजर पेश कर रही थी। आपको पता है जब पास जाके जमीन को देखे जहां पे कॉम्पलें फूट रही हूँ तो नीचे से जमीन नजर आती है, थोड़े से डिस्टेंस से देखें तो हमें वो बड़ा प्यारा सा ग्रीन ग्रीन और लाइट ग्रीन कलर होता था फसल का जब वो कॉम्पलें फूट रही होती हैं, तो बड़ी ही प्यारी वो लगती है, वो जो सीन है वो बड़ा प्यारा लगता है। एंड अराउंड ईच ड्रिफ्टेड अप थिक क्लाउड्स ऑफ स्मोक, ड्रिफ्ट का मतलब है तैरना, यहाँ पे मतलब फैलना, इधर उधर फ्लॉट करना, राइस करना। और जबकि हर खेत के गिर्द धुएं के घने बादल तैर रहे थे, मतलब उस जो खेत थे वो 7 पैचेस जो थे उनको डिवाइड कर लिया गया, जो फील्ड थे 7 पैच बना लिए गए उनके पैचेस, और वहां पे हर पैच का अलग से जो है वो ढेर तैयार कर लिया गया लकड़ियों का और घास का, और वहां पे जो है वो धुआं पैदा किया गया। और कहता है कि हर जो पैच के ऊपर है वो धुआं तैर रहा था। ठीक है, यहाँ पे हमने अ फ्यू क्वांटिफायर पढ़ा है, इसके बारे में हम नेक्स्ट देखते हैं। दे वर थ्रोविंग वेट लीव्स, वो गीले पत्ते फेंक रहे थे, ऑन द फायर्स, आग पर। नाउ, अब वो आग पर गीले पत्ते फेंक रहे थे। बच्चे गीले पत्ते क्यों फेंक रहे थे? स्मोक, धुएं को कड़वा बनाने के लिए, टू मेक इट एक्रिड, उसको कड़वा बनाने के लिए। ठीक है ना, एक्रिड मतलब पंगेंट, शार्प बनाने के लिए, एंड ब्लैक और काला भी, स्याह भी। अब वो धुएं को कड़वा और स्याह बनाने के लिए उस पर गीले पत्ते फेंक रहे थे। कि उनका ख्याल था कि ये जो लोकस्ट है, ये ब्लैक, इनको जो धुआं है ब्लैक मतलब जो स्मोक है कड़वा, पत्ते फेंकने से जो धुआं कड़वा होगा, तो जब ये इनहेल करेंगी तो इनको जो स्मोक है वो कड़वा फील होगा, एक्रिड फील होगा, तो यहाँ से डर के भाग जाएंगी मरने के खतरे से, या इस तरह से जो भी है। तो यहाँ से इनका जो इनहेलिंग है इनके लिए टफ हो जाएगा, इनहेल करना, धुएं में सांस लेना, मतलब इनहेलिंग करना इनके लिए टफ हो जाएगा, और फिर ये क्या करेंगी, यहाँ से भाग जाएंगी। मार्गरेट वॉज वॉचिंग द हिल्स, मार्गरेट पहाड़ियों को देख रही थी। नाउ देर वॉज अ लॉन्ग, अब यहाँ पे एक लंबी, लो क्लाउड, लो क्लाउड का मतलब है मतलब बिल्कुल एक कम ऊंचा, एडवांसिंग आगे बढ़ता हुआ, एडवांसिंग का मतलब है आगे बढ़ना, गो कम मूव करना। रस्ट कलर, स्टिल अभी तक नारंगी रंग की ही, स्वेलिंग, स्वेलिंग का मतलब है यहाँ पे फैलना, फैल रहा था, स्प्रेड हो रहा था, एक्सपैंड हो रहा था, वो जो ग्रो था उसकी बात हो रही है। फॉरवर्ड, आगे की तरफ, एंड आउट एज शी लुक्ड, जैसे ही वो देख रही थी वो फैली जा रहा था, जो भी है वो, मतलब किसको कह रहा है ये टिड्डियों के पूरे ग्रो को कह रहा है। हाँ जी, तो फिर देखें, अब वहां एक तवील और कम ऊंचा बादल जिसका रंग अभी तक नारंगी था आगे और बाहर को फैल रहा था। जैसे मार्गरेट पहाड़ियों को देख रही थी तो फिर आगे का ये सीन था कि वहां पे अभी भी नारंगी रंग की वो, मतलब अभी भी का यहाँ पे स्टिल का मतलब है कि वो पहाड़ों से आना रुकी नहीं थी, अभी भी पहाड़ों पे नारंगी रंग नजर आ रहा था, अभी भी मतलब पहाड़ों के पीछे बहुत सारी टिड्डियां मौजूद थी जो कि तेजी से आगे की तरफ क्या कर रही थी, फॉरवर्ड हो रही थी,
मूव कर रही थी। द टेलीफोन वॉज रिंगिंग, टेलीफोन की घंटी बज रही थी। नेबर्स क्विक क्विक। अब देखें, अगर आपको याद हो तो एट द वेरी फर्स्ट स्टोरी जो आपकी है बटन बटन, उसके स्टार्ट पे एक वर्ड, उसके आगे हाइफन है, आगे उसकी डिटेल है, वो बक्स के बारे में है। बक्स की, बक्स लिखा हुआ है वहां पे, कार्टन, फिर आगे हाइफन। तो मैंने आपको बताया था लेक्चर में कि हाइफन अक्सर डिटेल देने के लिए यूज होती है। हाइफन एक वर्ड है, उसके आगे हाइफन लगा दो और आगे उसकी जो है वो डिटेल दे दो, तो इसका मतलब है कि हाइफन उसको क्या कर रही है, डिस्क्राइब कर रही है। अब यहाँ पे नेबर्स के आगे हाइफन है, नेबर्स हाइफन क्विक क्विक। इसका क्या मतलब है कि नेबर्स क्या कह रहे थे, क्विक जल्दी करो जल्दी करो, देयर कम द लोकस्ट, टिड्डियां यहाँ आ रही हैं। अब नेबर्स, हम यहाँ पे अगर पूरा सेंटेंस ग्रामेटिकली सेंटेंस होता तो वो इस तरह से होता, नेबर्स वर आस्क्ड क्विक क्विक, या फिर नेबर्स वार्नड क्विक क्विक। नेबर्स ने मतलब वार्निंग की, जल्दी करो जल्दी करो। नेबर्स के आगे हाइफन ये सारी चीजों को कवर कर रही है, वो डिस्क्राइब कर रही है, वो डिटेल दे रही है, वो एक्सप्लेन कर रही है कि नेबर्स कह रहे थे कि जल्दी करो, यहाँ पे टिड्डियां आ रही हैं। ठीक है, तो हाइफन यहाँ पे किसके लिए यूज हुई है, फॉर शो डिटेल्स। ओल्ड स्मिथ, बूढ़ा स्मिथ, हैड हैड हिज क्रॉप ईटन, वो बूढ़े स्मिथ की सारी फसल खा चुकी थी। हैड, अब यहाँ पे जो फर्स्ट हैड है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस का, और अगला जो हैड है उसका मतलब होना, ठीक है ना, हिज क्रॉप। अब यहाँ पे अगर ग्रामेटिकली तौर पे इसका जो ट्रांसलेशन इसकी करें तो वो बनता है कि ओल्ड स्मिथ की वो सारी फसल ले चुकी थी, लेकिन हमने यहाँ पे ईटन का वर्ड भी हम यूज कर सकते हैं कि ओल्ड स्मिथ क्रॉप्स हैड ईटन, ठीक है ना। तो यहाँ पे हैड हिज क्रॉप का मतलब है कि उसकी फसल ले चुकी थी या खा चुकी थी, एक ही सेंस है। तो फर्स्ट जो हैड है वो पास्ट परफेक्ट टेंस का ऑक्सिलरी वर्ब है। सेकंड जो हैड है वो हैज की, हैव की थर्ड फॉर्म है, वो एज अ वर्ब यहाँ पे यूज हुआ है, एज अ मेन वर्ब। जो फर्स्ट हैड है वो हेल्पिंग वर्ब है, जो सेकंड हैड है वो यहाँ पे एज अ मेन वर्ब यूज हुआ है। हैव का मतलब होता है पोजेस करना, कोई चीज का पोजेशन होना। हैव, जैसे आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, तो यहाँ पे हैव हम ये नहीं कहेंगे कि ये हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, हम यहाँ पे कहेंगे कि हैव यहाँ पे मेन वर्ब है, आई हैव अ पेन। तो इसी तरह हैड जो है वो उस हैव की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। फर्स्ट जो हैड यहाँ पे यूज हुआ है वो क्या है, वो हेल्पिंग वर्ब है पास्ट परफेक्ट टेंस का, और जो नेक्स्ट हैड है वो मेन वर्ब है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। बूढ़े स्टीफन की वो सारी फसल ले चुकी थी या खा चुकी थी, टू द ग्राउंड, ग्राउंड में मतलब ग्राउंड में, जमीन में वो सारी फसल खा चुकी थी फसल। क्विक जल्दी करो, गेट योर फायर स्टार्टेड, आग जलाना शुरू करो। क्या, क्या अब आग मतलब गेट योर फायर स्टार्टेड, जल्दी करो आग जलाओ, ठीक है। फॉर ऑफ कोर्स बेशक, वाइल एवरी फार्मर होप्ड, वाइल जबकि, वाइल क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम को शो करता है या उस कंडीशन को, वाइल जबकि, उस वक्त, ये उस वक्त को शो कर रहा है, ठीक है, कि जिस वक्त ये बात हो रही थी। वाइल जबकि एवरी फार्मर, हर किसान, होप्ड, हर किसान को उम्मीद थी, द लोकस्ट वुड ओवरलुक हिज फार्म, के लोकस्ट वुड, यहाँ पे बच्चे ये मे वुड ये यूज हुआ है ना, जैसे मे है, वुड है, मॉडल वर्ब। तो ये मे की जो है ना वो कंडीशन में यूज हो रहा है, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी नजरअंदाज कर देगा, इसका मतलब है नजरअंदाज करके आगे खेत में चला जाए, या फिर ये हम विश नहीं करते हैं कि काश ऐसा हो जाए, उस सेंस में। वुड ओवरलुक, ओवरलुक का मतलब है इग्नोर करना, नजरअंदाज करना, कि उसकी फसल को नजरअंदाज करके हिज फार्म एंड गो ऑन टू द नेक्स्ट, अगली फसल में चली जाए। कहता कि हर फार्मर, हर किसान को ये उम्मीद थी या वो दिल से चाहता था कि उसकी फसल को छोड़कर लोकस्ट अगली फसल में चला जाए, मतलब हर कोई अपना फायदा सोच रहा था इंटरनली, लेकिन एक्सटर्नली अपेरेंटली वो एक दूसरे को कॉल कर करके क्या कह रहे थे कि जल्दी करो, तुम्हारी जमीन पे मतलब फसल में टिड्डियां आ रही हैं, आग जलाना शुरू करो।
अब इसको हम दोगलापन भी कह सकते हैं। रीजन, अब एक सोसाइटी में उन्होंने सरवाइव करना है, एक सोसाइटी में रहना है, तो ऊपर ऊपर से वो बड़ा प्यार जतलाते हैं कि हमें एक दूसरे की बड़ी केयर है, लेकिन अंदर से साहब हर कोई अपने मफादात की हद तक जो है ना वो होता है, लिमिटेड होता है। हर किसी को जो जाहिर है वो अपना फायदा चाहिए, हर कोई अपने मफादात देखता है। तो वो क्या देखते हैं फार्मर्स, कि हमारी जो जमीन है उसको छोड़ के वो नेक्स्ट फार्म फार्म में चला जाए। इट वाज ओनली फेयर टू वार्न ईच अदर, ये सिर्फ ईमानदारी ऊपर ऊपर से थी, एक दूसरे को खबरदार करना, वन मस्ट प्ले फेयर, एक दूसरे के साथ जो है ना वो खैर ख्वाही रखनी चाहिए एक दूसरे के साथ। कहता है कि अच्छा तल्लुकात अच्छे रखने चाहिए, चाहे ऊपर ऊपर से ही सही। यहाँ पे ये तंज कर रहा है, एवरीवेयर हर जगह 50 माइल्स ओवर द कंट्री साइड, देहाती एरिया में 50 मील दूर, द स्मोक वाज राइजिंग फ्रॉम मायरेट्स ऑफ फायर्स, जो धुआं है वो आग के, वो जो धुआं है वो लकड़ियों के ढेर से निकल रहा था 50 मील दूर खेतों में। अब जरा थोड़ी सी ग्रामर देखते हैं साथ में। क्वांटिफाइड, हमने यहाँ पे क्वांटिफाइड का जिक्र किया है, ठीक है, तो ये क्या इंफॉर्मेशन देते हैं, हाउ मच, क्वांटिटी को शो करते हैं, ठीक है ना। ये डिग्री या अमाउंट को शो करते हैं, ठीक है। ये पर्सन के साथ भी यूज होते हैं, जैसे ही फील्स पेन, ही फील्स मच पेन, ही फील्स पेन, वो दर्द महसूस करता है, ही फील्स मच पेन, वो बहुत दर्द महसूस करता है। अब मच यहाँ पे एज अ क्वांटिफायर यूज हुआ है, ठीक है, इसने क्वांटिटी को शो किया है, किसकी क्वांटिटी को, पेन की क्वांटिटी को, ठीक है। यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स, जो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होते हैं वो स्क्रीन पे आपके सामने है। मच, अ बिट, लिटिल, अ ग्रेट डील ऑफ, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, अ लिटिल, वेरी लिटिल, अ लार्ज अमाउंट ऑफ। फिर जो काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होते हैं वो है फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, सेवरल, मैनी, अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ मेजोरिटी ऑफ। यहाँ पे हमने पीछे पढ़े हैं, मैनी भी पढ़ा है, अ फ्यू भी पढ़ा है। ये दोनों जो दोनों के साथ यूज होते हैं वो ये है। ऑल, हमने ऑल भी पढ़ा है पीछे, क्वांटिफायर। इनफ, नन, नो, सम, मोर, मोस्ट, लॉट्स ऑफ, लेस, लीस्ट, एनी, नॉट एनी। आगे हम लेस भी पढ़ेंगे, मच भी पढ़ेंगे, मच हमने पीछे भी पढ़ा है। तो बच्चे ये क्वांटिफायर्स हैं हमारे जो क्वांटिटी को शो करते हैं, थोड़ी, ज्यादा, बहुत, अच्छी, बुरी। ये क्या शो करते हैं, ये चीजों की क्वांटिटी को शो करते हैं। हमने अ फ्यू पढ़ा, ज्यादा, हम इसी को डिस्कस करते हैं पहले भी, मतलब ये ज्यादा यूज होता है। तो इनमें डिफरेंस क्या है, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। फ्यू जो इसका मतलब है नॉट एनी, बिल्कुल ही ना होने के बराबर, नेगेटिव मीनिंग में आ जाता है। जैसे आई एम सॉरी, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, मेरे बहुत ही कम या फिर एक आधा दोस्त है, एक आधी दोस्त है। तो फ्यू पीपल आर पाइस, कुछ ही लोग जो हैं वो ईमानदार हैं। तो इस तरह से आ फ्यू, इट डोनेट्स अ सर्टेन नंबर, जैसे मतलब कुछ, जैसे कि अगर कोई लड़का है वो कहता है कि आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, मतलब उसके कुछ दोस्त हैं। अगर कोई लड़की है तो उसकी कुछ दोस्तें हैं। तो ये सारी क्या है कि मेरे पास, आई हैव अ फ्यू बुक्स, मेरे पास चंद किताबें हैं, मतलब इतनी किताबें हैं कि जिनसे मेरा गुजारा इजीली हो सकता है उनको रीड आउट करके। अगर मैं कहूँ फ्यू बुक्स, मतलब है एक दो ही बुक है बस। अगर आ फ्यू है तो मतलब 6 7 या यही कोई 10 to 15 है। ही इज ग्लैड टू हैव अ फ्यू बुक्स, वो खुश है कि उसके पास चंद किताबें हैं। अ फ्यू स्टूडेंट्स वर्क डिलीजेंटली, चंद स्टूडेंट्स जो हैं वो क्लास में अच्छा काम करते हैं। जैसे आपकी क्लास में 25 बच्चे हों या 50 हों, अगर जो अगर तो 50 है तो उनमें से 8 से 10 या 10 से 15 बच्चे जो है वो रिजल्ट देने वाले हों, अच्छे पढ़ने वाले हों, टॉपर्स हों, तो वहां पे हम आ फ्यू यूज करते हैं। अगर वहां पे सिर्फ 3 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं 50 में से, तो हम फ्यू यूज करते हैं। और द फ्यू, चाहे वो 3 है या 5 है, वो हमारे लिए बड़े स्पेशल है, तो वहां पे हम द फ्यू यूज करेंगे। इसका मतलब है कि आपके पास क्वांटिटी जितनी भी है चीजों की, वो जितनी भी है वो आपके लिए बड़ी स्पेशल है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, दोबारा से ट्रांसलेशन की तरफ आए। मार्गरेट आंसर्ड द टेलीफोन कॉल्स, मार्गरेट टेलीफोन की कॉलों का जवाब दे रही थी। एंड बिटवीन कॉल्स, और उन्हीं कॉलों के दौरान, शी स्टूड वॉचिंग द लोकस्ट, वो खड़ी क्या देख रही थी, वो टिड्डियों को देख रही थी। साथ साथ वो कॉल पे जवाब दे रही थी और साथ साथ टिड्डियों को देख रही थी। द एयर वॉज डार्कनिंग, एयर यहाँ पे फिजा को बोला गया, फिजा पर तारीकी छा गई या तारीक हो गई, मतलब वो जो टिड्डियां इतनी ज्यादा थी कि उनकी वजह से फिजा वो ब्राउन कलर की थी ना, तो उनकी वजह से जो सारी फिजा थी वो डार्क डार्क नजर आ रही थी। अ स्ट्रेंज डार्कनेस, एक अजीब किस्म की तारीकी छा गई। फॉर द सन वाज ब्लेजिंग, हालांकि सूरज चमक रहा था।
सूरज चमक रहा था लेकिन तारीकी कैसी थी बच्चे? सूरज की वजह से तो वो तारीकी नहीं छाई थी, ना तो बादल छाए थे। वो एक तो धुएं की वजह से, आपको पता बहुत सारा ब्लैक स्मोक जो है वो जब आसमान पे इकट्ठा होना शुरू हो जाए तो अजीब सी तारीकी छा जाती है, स्पेशली जब वो सूरज के आगे आ जाता है, उसका जो एक बादल बन के सूरज के आगे आ जाता है तो अजीब सी तारीकी। और ऊपर से सूरज भी चमक रहा है, काला धुआं भी है, और ब्राउन कलर की रस्ट कलर की टिड्डियां इतनी ज्यादा हैं, तो अजीबोगरीब किस्म की वो सारी फिजा दिखाई दे रही थी। कहता है when the air gets thick, जब हवा बोझल हो गई, या फिर आप यूं कह लें कि उसमें धुआं मिक्स हो गया तो वो थिक हो गई, विथ स्मोक, जब हवा धुएं से भर गई, द सनलाइट कम्स डाउन डिस्टॉर्टेड, तो सूरज की रोशनी मसक होके आना शुरू हो गई, मतलब सूरज की रोशनी बड़ी ही कम आना शुरू हो गई। ठीक है, तो फिर क्या हुआ नेक्स्ट देखें, सूरज की रोशनी कम दिखाई देना शुरू हो गई, विथ स्मोक द सनलाइट कम्स डाउन डिस्टॉर्टेड, डिस्टॉर्ट का मतलब देखें यहाँ पे, डिस्टॉर्टेड का मतलब है परवर्टेड हो जाना, फाल्सिफाइड हो जाना। ठीक है, वेल्डेड का, सॉरी ये मैं छोड़ गई शायद, इट वाज लाइक द डार्कनेस ऑफ वेल्डेड फायर, कहता है ये घास के मैदान पे एक अजीब किस्म की जो है वो तरीकी छाई हुई थी, व्हेन द एयर गेट्स थिक विद स्मोक, जब हवा धुएं के साथ भर गई थी तो वो घास के जो मैदान थे उन पे एक अजीब किस्म की तारीकी छा गई, द सनलाइट कम्स डाउन डिस्टॉर्टेड, तो वहां पे सूरज की रोशनी बड़ी मसक होके, बड़ी तहरीफ शुदा, बड़ी कम दिखाई दे रही थी, आ रही थी, अथिक, एक गहरी हॉट ऑरेंज, कहता है कि धुएं की वजह से हवा बड़ी गहरी थी, ठीक है, बड़ी भरी हुई थी, और नारंगी रंग की, या फिर ये माल्टे रंग की, नारंगी वही सुर्खी मायल जो थी वो सारी फिजा थी। हाँ जी, शोख रंग की वहां पे फिजा थी, ओप्रेसिव घुटन, इट वाज टू विद द हैवीनेस ऑफ अ स्टॉर्म, कहता है कि ये स्टॉर्म यहाँ पे बच्चे टिड्डियों के तूफान को कहा गया है, टिड्डियों के तूफान की वजह से ये सारी क्या थी, ये बहुत घुटन वाली भी थी, घुटन से फजा बोझल थी, पर घुटन घुटन फील हो रही थी, धुआं भी, और वो अजीबो गरीब किस्म की जो है वो सूरज भी चमक रहा, धुआं भी था, और धुएं की वजह से सूरज की रोशनी कम, वो रेडिश टाइप की हो गई, कम आना शुरू हो गई, और ऊपर से ब्राउन कलर की टिड्डियां, तो कहता है ये बड़ी घुटन वाली फिजा थी। ठीक है, द लोकस्ट वर कमिंग फास्ट, टिड्डियां तेजी से आगे बढ़ रही थी, नाउ हाफ द स्काई वाज डार्कन्ड, अब तकरीबन आधा जो आसमान है वो तारीक हो गया हुआ था, जहां जहां पे धुआं ज्यादा था वहां पे, बिहाइंड द रेडिश वेल्स इन फ्रंट, कहता है कि सामने वाली सुर्खी माइल, ये जो आड़ या निकाब जो के, विच वर द एडवांस गार्ड्स ऑफ द स्वाम, जो कि इस लश्कर का हर अव्वल दस्ता थे जो आगे आगे आ रहे थे, द मेन स्वाम शोड इन डेंस ब्लैक क्लाउड, जो इनके पीछे बड़ा लश्कर था वो घने स्याह बादल की सूरत में था, रीचिंग ऑलमोस्ट टू द सन इटसेल्फ, तो जो कि सूरज की बुलंदी को छू रहा नजर आ रहा था, ऐसा लग रहा था सूरज को छू रहा है। आगे आगे रेडिश जो है वो जो यहाँ पे आपको मैं मतलब समझाती हूँ कि सामने वाली सुर्खी माइल नकाब जो कि इस लश्कर का हर अव्वल दस्ता थे, इनके पीछे बड़ा लश्कर घने स्याह बादल की सूरत जो सूरज की बुलंदी को छू रहा था नजर आ रहा था। इसका मतलब देखें, इसका मतलब ये है कि जो जो टिड्डियां पहाड़ियों से आगे बढ़ रही थी तो वो इधर उधर फैल रही थी, स्प्रेड हो रही थी, तो वो इंडिविजुअली रेड कलर की हमें दिखाई दे रही थी, ब्राउन कलर की। इनके पीछे जो पहाड़ियों पे पूरा पूरा का पूरा एक क्लाउड आ रहा था बादल की तरह, मतलब गुत्थम गुत्था एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई टिड्डियां आ रही थी, वो ब्लैक कलर का, ऊपर से धुआं आगे, तो वो अजीबोगरीब किस्म का एक स्याह बादल के तौर पे जो है ना वो दिखाई दे रहे थे, जो ऐसे लग रहा था ये जो बादल है टिड्डियां प्लस स्मोक ये मिक्स होके सूरज की तरफ बढ़ रही हैं, सूरज आसमान को छू रही हैं। ठीक है, हम जो है वो एक्स्ट्रा ग्रामर के तौर पे यहाँ पे पढ़ेंगे सेंटेंस, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि मैं आपको बताऊंगी सेंटेंस क्या होता है, पहले ये पढ़ते हैं फिर आगे ट्रांसलेशन देखते हैं। बच्चे सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स है विच मेक्स कंप्लीट सेंस, आप डेली रूटीन में बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते हैं, जरूरी नहीं सेंटेंस सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का ही हो, आप पंजाबी के सेंटेंसेस बोलते हैं, उर्दू के सेंटेंसेस बोलते हैं, इंग्लिश के, तो जो हमारी बात अगले तक हम कन्वे करते हैं वो अल्फाज, लेकिन वो बा मुहावरा हमारा जो है वो जुमला हो, अगले को हमारी प्रॉपर समझ आ जाए। जैसे मैं कहती हूँ मुझे पानी दो, तो बच्चों सुनने वाले को पूरी सेंस आई है किसने पानी मांगा है। ठीक है,
तो इस तरह से ये सेंटेंस होता है। तो हम अभी इंग्लिश लैंग्वेज के सेंटेंस देख रहे हैं अपने सिलेबस के। ये क्या है, ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। ये पंक्चुएशन के लिए आपको ये समझाने लगी हूँ, ये वाली लाइन कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। जब भी आपने पंक्चुएशन किसी सेंटेंस की अटेम्प्ट करनी होती है, आपने सबसे पहले उसका जो फर्स्ट वर्ड है उसको कैपिटल करना है। एंड्स विद अ फुल स्टॉप, पीरियड, क्वेश्चन मार्क। अगर तो वो क्वेश्चन की सेंस पेश कर रहा है तो आपने वहां पे क्वेश्चन मार्क जो है वो शो करना है। अगर वो कोई आपकी फीलिंग या एक्सप्रेस, आपका कोई एक्सप्रेशन जैसे कि पंजाबी में है अच्छा, तो ये हमारा एक्सप्रेशन होता है बात करने का। अगर ये इंग्लिश में हो तो हम कहते हैं ओह वेल, उप्स, इस तरह से अलस। तो ये यहाँ पे हम एक्सक्लेमेशन मार्क्स यूज करते हैं। और अगर वो प्रॉपर ही एक पॉजिटिव असर्टिव सेंटेंस हो या फिर नेगेटिव सेंटेंस हो, कंप्लीट सेंटेंस हो, तो फिर वहां पे हम लोग फुल स्टॉप का यूज करते हैं। ठीक है, इसके टू पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट हो, डेफिनेटली सब्जेक्ट से ही पता चल रहा है कि ये सब्जेक्ट वाला पार्ट होगा, क्योंकि मेन चीज ही सब्जेक्ट होती है ना अक्सर। तो पर्सन और थिंग डूइंग, जो काम कर रहा हो, जो इंसान जिसके बारे में बात चल रही हो, जिसको डिस्कस किया जा रहा हो, उसको हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है ना, ये एक वर्ड पे भी डिपेंडेंट होता है और मोर देन वन वर्ड भी होता है। अहमद प्लेस क्रिकेट, यहाँ पे अहमद वन वर्ड जो है ना वो है, लेकिन ये सब्जेक्ट है। माइट बी मोर देन वन वर्ड्स, ये एक एक वर्ड से ज्यादा भी होते हैं, जैसे कि अ लार्ज नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स। अब यहाँ तक अ लार्ज नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स तक जो है वो हमारा सब्जेक्ट है। आगे वॉच द फुटबॉल मैच, ये हमारा प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट के अलावा जो बाकी पार्ट होता है उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। बाकी बच्चे ये प्रपोजिशनल फ्रेज है, क्लॉज है, फिर ऑब्जेक्ट फ्रेज है, फिर उसके बाद फ्रेज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन है। ये प्रेडिकेट और सब्जेक्ट के पार्ट्स होते हैं जिनको हम फर्दर डिवाइड करते हैं एनालिसिस में। ये फिर हम कहते हैं ना, यहाँ प्रोजेक्टिव यूज हुआ है, ये एडवर्ब यूज हुआ है, ये फलां चीज यूज हुई है, ये भी प्रेडिकेट और सब्जेक्ट के ही फर्दर नेक्स्ट हम पार्ट्स खुद करते हैं। मेन जो पार्ट्स हैं वो दो ही हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। आगे इनमें यूज होने वाली चीजों को हम लोग डिफरेंट नाम देते हैं। ठीक है ना, तो कहता है ये वो वाला पार्ट होता है जिसमें सब्जेक्ट के अलावा बाकी सारी चीजें होती हैं। एवरी अदर वर्ड दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट भी आ जाता है और भी कई चीजें आ जाती हैं। जैसे सब्जेक्ट हमारा पहले सेंटेंस में आमद है, तो प्रेडिकेट है प्लेस क्रिकेट। अ लार्ज नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स, बच्चे ये सब्जेक्ट है, वॉच द फुटबॉल मैच, ये हमारा नेक्स्ट प्रेडिकेट है। ठीक है, तो ये है सेंटेंस। हाँ जी, नेक्स्ट जरा देखें। ट्रांसलेशन थोड़ी सी और करनी थी मैंने भी। जी बच्चे, एक मिनट, मैं कहाँ से स्टार्ट करना है। हाँ जी, मार्गरेट वॉज वॉन्डरिंग, मार्गरेट सोच रही थी व्हाट शी कुड डू टू हेल्प, वो मदद करने के लिए क्या कर सकती है। मतलब किसान इधर उधर भाग रहे हैं तो वो सोच रही थी वो उनकी कैसे मदद करे। मार्गरेट सोच रही थी कि वो उनकी मदद के लिए क्या कर सकती है। शी डिडंट नो, वो नहीं जानती थी। देन अप केम ओल्ड स्टीफन, तब बूढ़ा स्टीफन आया फ्रॉम द लैंड्स, खेतों से। वी आर फिनिश्ड, मार्गरेट फिनिश्ड, हम तबाह हो गए। मार्गरेट, हम तबाह हो गए या हम बर्बाद हो गए। अब वो एक्सप्रेस शो कर रहा है इस बात को एक्सप्रेशन के साथ, तो फिनिश्ड के आगे एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज हुआ है। दोस बैगर्स, ये भिखारी कैन ईट एवरी लीफ एंड ब्लेड ऑफ द फार्म इन हाफ एन आवर, ये जो भिखारी है एक आधे घंटे में सारी जमीनें चिट कर जाएंगे, खा सकते हैं। भिखारी बैगर्स यहाँ पे बच्चों लोकस्ट को कहा गया है, यहाँ पे टिड्डियों को कहा गया है। एंड इट इज ओनली अर्ली आफ्टरनून, और अभी तो अभी दोपहर शुरू ही हुई है। इफ वी कैन मेक इनफ स्मोक, अगर हम ज्यादा धुआं पैदा करें, मेक इनफ नॉइस, ज्यादा शोर पैदा करें, टिल द सन गोज डाउन, जहां तक कि सूरज गुरूब हो जाए, दे विल सेटल समवेयर एल्स परहैप्स, हो सकता है वो कहीं और जाके ठिकाना बना ले। कहता है अभी तो दोपहर शुरू हुई, अभी तो मतलब दोपहर का हिस्सा शुरू हुआ है, आफ्टरनून मतलब 12 बजे के बाद का टाइम, तो अभी तो रात होने में वक्त है, तो तब तक तो ये बड़ी तबाही मचा देंगे। तो वो कहता है कि अगर हम सूरज ग्रूब होने तक काफी ज्यादा धुआं और टीन के डब्बों से खूब शोर पैदा करें, तो हो सकता है शायद कि वो कहीं और ठिकाना बना ले। एंड देन, और फिर गेट द कैटल गोइंग, और फिर इट इज थ्रस्टी वर्क दिस, और ये प्यास लाने वाला मेहनत तलब काम है, फिर हम क्या करेंगे। और फिर गेट द कैटल गोइंग का मतलब है कि ये जो घंटियां हैं बजाते रहो,
कैटल, यहाँ पे बच्चे कैटल दो तरह के होते हैं, एक कैटल मवेशी, एक कैटल का मतलब होता है वो जो केटली होती है, ठीक है, मतलब जिसको हम लोग, जिसमें हम चाय वगैरह बनाते हैं। तो कहता है कि ये यहाँ पे इसके कहने का मतलब है जो टीन के डब्बे हैं वो बजाते रहो, और ये बड़ी ही मेहनत तलब काम है। थ्रस्टी वर्क का मतलब है कि जिससे इंसान इतनी मेहनत करे कि उसको प्यास लग जाए हार्ड वर्क से। तो कहता है कि ये जब घंटियां बजाते रहेंगे मुसलसल तो जाहिर है ये काफी मेहनत वाला काम है और ये करना पड़ेगा, जाहिर है। लुकिंग आउट, देखो बाहर देखते हुए, ऑल द ट्रीज वर क्वीर, सारे जो दरख्त हैं वो बड़े अजीबो गरीब दिखाई दे रहे थे, एंड स्टिल साकत थे, क्लॉटेड विद इंसेक्ट्स। बच्चे टाइम बहुत शॉर्ट रह गया आई थिंक सो, पहले मुझे ट्रांसलेशन छोड़ के ग्रामर और इडियम्स पढ़ा लेने चाहिए। मैंने यहाँ पे आपके लिए एक एक्सरसाइज रखी थी, लेकिन टाइम शॉर्ट होने की वजह से एक्सरसाइज हम बाद में अटेम्प्ट कर लेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये जो है वो नंबर में एग्री होते हैं, मैंने आपको ये पहले करवाए थे, इनकी मैंने एक्सरसाइज रखी है। पहले जो है वो मैं आपको इडियम्स वो सॉरी पैरावर्ड्स पढ़ा लूं, और देन जो है लास्ट पे जो टाइम बचता है फिर हम ये एक्सरसाइज करेंगे जी। स्टेयर, आई सा हर ऑन द स्टेयर, मतलब सीढ़ी, स्टेयर घूरना, डू नॉट स्टेयर एट मी सो रूडली। स्टेशनरी, द सन इज स्टेशनरी, नेचुरल फिनोमिनन। स्टेशनरी ये छोटा मोटा जो चीजें होती हैं, ये कॉपी पेंसिलें। ही नीड सम स्टेशनरी फॉर द ऑफिस। स्टील, चुराना। ही स्टोल अ पेन फ्रॉम द शॉप। स्टील, ये लोहा स्टील को बोलते हैं, द पेन इज मेड ऑफ स्टील। टेल, कहानी, शी लाइक्स फेरी टेल्स। टेल, द डॉग वेट्स हिज टेल बिफोर हिज मास्टर। वेन, शी इज वेन ऑफ हर ब्यूटी। दिलदा होना, वेन मतलब ये जो वेन्स होती है हमारी नस। ब्लड रन्स इन वेन्स। तो ये है हमारे पैरा वर्ड्स। तो बाकी मैं आपसे एक्सरसाइज जो है वो रिकॉर्डिंग ऑफ करके जो है वो अटेम्प्ट करवाती हूँ। तो ट्रांसलेशन वगैरह हम यहीं पे अटेंड करते हैं, साथ में बस इसको फिनिश करते हैं। तो क्वेश्चनिंग वगैरह भी मैं आपसे करती हूँ फिर। लेक्चर ऑफ, रिकॉर्डिंग ऑफ करने लगी हूँ मैं, आज का लेक्चर फिर यहीं तक था। क्वेश्चनिंग वगैरह और एक्सरसाइज हम आफ्टर रिकॉर्डिंग अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है।